न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो हमारे पास अभी हमने देखा था, हमारे पास जो रेट ऑफ कूलिंग होती है वो क्या होती थी, dt अपॉन dt, यानी टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है, इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ई ए अपॉन एम एस, टेम्परेचर की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। अब इसका एक अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है कि अगर टेम्परेचर ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के आसपास ही है तो ऐसे में क्या लिख दिया जाता है कि dt अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, अप्रॉक्सीमेटली ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अच्छा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से वो ठंडा होगा, है ना। तो यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ता है हमें, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होने की रेट है ये, इसलिए माइनस यहाँ पे आ जाता है। दिस इज एन अप्रॉक्सीमेशन, ऑलराइट। तो इस अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से क्या आता है, देखो अगर आप कैलकुलस लगाओगे, अगर आप ये अप्रॉक्सीमेशन है, अब इसमें कैलकुलस लगाएंगे, इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कैलकुलस का यूज़ करो, तो इससे आप जब आप इसको इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाएगी, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। इसका मतलब हमारे पास अब हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। लेट्स से ये हमारा है टाइम टी, ये हमारा टेम्परेचर टी, और हमारे पास एक सराउंडिंग का टेम्परेचर है इस तरीके से, ये रहा हमारा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। लेट्स से मेरी ओरिजिनली बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर था, अब यहाँ पर था, तो अब ये ठंडा होने की कोशिश करेगा। जब ये ठंडा होगा तो देखो इसके बीच में और सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर के बीच में कुछ गैप है, जितना ज़्यादा गैप होगा वो उतनी तेज़ी से ठंडा होगा। तो यहाँ पर गैप इतना है तो ये ठंडा तेज़ी से होगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही ठंडा होगा तो अब देखो वो गैप की वैल्यू कम हो जाती है, तो अब वो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो उसका स्लोप चेंज होता जाएगा। बेसिकली हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, और इनफाइनाइट टाइम बाद उसकी वैल्यू सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाती है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो हमारी बॉडी यहाँ पर थी, तो अब ये इस तरीके से आएगी, है ना, ये भी इस तरीके से आएगी। इनफाइनाइट टाइम में सब कुछ सराउंडिंग में पहुंच जाता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। तो आप एक ठंडी चीज़ रखो या गर्म चीज़ रखो, आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि वो दोनों ही रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, एक गर्म होती है एक ठंडी होती है, लेकिन आ जाते हैं दोनों रूम टेम्परेचर पे। इस तरीके के सवाल यूजुअली हमसे नहीं पूछे जाते हैं। क्यों नहीं पूछे जाते हैं? क्योंकि देखो ओरिजिनल फॉर्मूला था ये, उसका अप्रॉक्सीमेशन करो फिर उसके बाद कैलकुलस करो, तो क्यों करनी है इतनी मेहनत। हमने अगर यहाँ अप्रॉक्सीमेशन कर लिया तो हम एक और अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं, और ऐसा देखा गया उससे भी रिजल्ट ठीक ठाक ही आ जाता है। तो वो अप्रॉक्सीमेशन क्या है, देखो हम मान लेते हैं dt अपॉन dt की जो वैल्यू है उसको हम प्रोपोर्शनल, यहाँ पे तो देखो ये टेम्परेचर वही टेम्परेचर था जो यहाँ पे चेंज हो रहा है, अब की बार हम लिख देते हैं विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एवरेज, है ना, और यहाँ पे माइनस इस तरीके से रहने वाला है। तो इसी को आप दोबारा लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम विल बी इक्वल टू माइनस के, कोई प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट के डाल दिया हमने, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एवरेज। यही है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी हम देख लेंगे। सवाल इसी पे बेस्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमने देखा हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस के सम कांस्टेंट इनटू डेल्टा टी एवरेज। अब देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इसमें बहुत सारी टी की वैल्यूज आ जाती हैं, तो इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो सवाल अक्सर इस तरीके के आते हैं, आपको पहले तो इस तरीके से एक टाइमलाइन बना लेनी चाहिए। यहाँ पर कहीं पे हमारे पास है, लेट से बोल देता हूँ दिस इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, TS इसको आप लिख सकते हो। फिर हमसे बोला जाएगा भाई हमारे पास इनिशियली इस टेम्परेचर पे थे हम T0 पर, फिर हमारे पास T टाइम के बाद हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है T1, और फिर उसके बाद दोबारा अगर मैं T टाइम जाऊं तो मेरे पास टेम्परेचर आता है T2। और अब हमें बताना होता है कि आप बताओ इनमें से कोई भी एक चीज़ गायब हो सकती है ना, और ये भी बोला जाएगा ये की वैल्यू लेट से T1 है, ये लेट से T2 है, तो हमें इनमें से कोई भी एक पैरामीटर गायब कर दिया जाएगा और बताया जाएगा, मतलब वही चीज़ हमसे पूछ ली जाएगी। तो इसको अप्रोच कैसे करना है, देखो इसमें आपको सिर्फ दो इक्वेशन लिखनी रहेंगी। ओके, तो पहली बात डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी आपको यहाँ पे करना है और एक बार यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं पहली बार ये चीज़ करता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है T0 से
T1, यहाँ पे T0 बड़ा था, T1 छोटा था। अच्छा मैंने उल्टा बना दिया क्या? लेट्स से दिस इज हॉट, दिस इज कोल्ड, क्योंकि कूलिंग हो रही है ना, हम कूलिंग करवा रहे हैं यहाँ पे। तो T0 से T1 आए हैं तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा T0 माइनस T1। ठीक है, T0 से T1 तक आ गए। कितना समय लगा है? T1 समय लगा है, तो भाई इसको लिख दो यहाँ पर ये, तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया। इज इक्वल टू माइनस के, अब ये के तो एक कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, तो माइनस के मैं एज इट इज यहाँ लिख दूंगा, इनटू डेल्टा टी एवरेज। ये टेम्परेचर का एवरेज कैसे निकालोगे आप? देखो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से, इन दोनों का जो भी मीन होता है, ये कुछ इन दोनों टेम्परेचर का मीन टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास, और इसका यहाँ से जो डिफरेंस देखोगे वही हो जाता है हमारा डेल्टा टी एवरेज, है ना। दिस इज डेल्टा टी एवरेज। सिमिलरली अगर मैं इन दो टेम्परेचर्स की बात करूंगा तो इन दोनों के लिए डेल्टा टी एवरेज जो आएगा वो यहाँ वाला आएगा हमारे पास, डेल्टा टी एवरेज। ये सेकंड टाइम हम इसको यूज कर लेंगे, तो देखो यही इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। डेल्टा टी एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा टी एवरेज विल बी ये वाला पॉइंट विच इज इक्वल टू T0 प्लस T1 डिवाइडेड बाई 2। क्या है? T0 प्लस T1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन लिख सकते हो, जल्दी से दूसरी इक्वेशन लिख देंगे। दूसरी इक्वेशन में अगेन डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना है? T1 से हम T2 तक चले गए, T1 से T2 तक चले गए हैं, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है हमारे पास T2, विल बी इक्वल टू माइनस के टाइम्स डेल्टा टी एवरेज। डेल्टा टी एवरेज कितना है? देखो इसका और इसका टेम्परेचर का मीन यहाँ पे लोगे तो वो आएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, यह जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस विच इज इक्वल टू माइनस टी सराउंडिंग्स। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाती है। ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 2। आपको के नहीं पता है, के को एलिमिनेट करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इस फॉर्मूले को याद करने की कोशिश मत करना, नहीं तो इतनी जगह पे वैल्यूज होती हैं कि गड़बड़ कर ही दोगे। आपको बस ये याद करना है, इसको याद करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। Certain quantity of water cools from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in the first 5 minutes and to 54 degrees Celsius in the next 5 minutes. The temperature of the surrounding is. तो सबसे पहले हम इसकी टाइमलाइन इस तरीके से बना लेंगे। लेट्स से हमारी टाइमलाइन है, ये था हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। पहले हमारे पास था यहाँ पर टेम्परेचर 70 डिग्री, वहाँ से हम आते हैं 60 डिग्री पर, उसके बाद आ जाते हैं हम 54 डिग्री पर। इसमें हमें जो टाइम लगता है वो है 5 मिनट्स। यहाँ से यहाँ आने में भी हमें टाइम लगता है 5 मिनट्स। तो अब हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन क्या है? डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स डेल्टा टी एवरेज। डेल्टा टी एवरेज पता करने का तरीका क्या होता है? हम इन दोनों के बीच में एक मीन टेम्परेचर निकालेंगे, और बहुत आसानी से मुझे दिख रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 70 है, तो दोनों के बीच में जो टेम्परेचर आता है वो आता है 65। इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा? 54 और 60 के बीच में वो वैल्यू आ जाती है 57 डिग्री सेल्सियस। इसके हिसाब से आप मीन टेम्परेचर डिफरेंस पता कर सकते हो। अब आपको ये वाली इक्वेशन 2 बार लगानी है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे, पहली बार इस ट्रांसफर के लिए मैं लिखूंगा चेंज इन टेम्परेचर कितना, देखो वो है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 5 मिनट, तो दिस विल बी 5 इज इक्वल टू माइनस के, और डेल्टा टी एवरेज की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 65 है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग वही तो मुझे नहीं पता, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 65 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ऑलराइट, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं क्या देखूंगा? यहां से यहां तक आए, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 60 से 54, दिस इज 6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है? अगेन 5 मिनट है, तो अगेन 5 विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा टी एवरेज। यहां से यहां तक का जो एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 57 माइनस टी एस। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो के ऐसे के ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 मुझे करना, 1 डिवाइडेड बाई 2,
तो देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आ जाती है 10 डिवाइडेड बाई 6 या फिर 5 डिवाइडेड बाई 3, उसको मैं लिख सकता हूँ विल बी इक्वल टू 65 माइनस टी एस अपॉन 57 माइनस टी एस। यहाँ से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो तो उससे क्या हो जाएगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो पता है आपको, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो ए माइनस बी अपॉन बी विल बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। बेसिकली इधर का डिनोमिनेटर आप यहाँ से माइनस कर सकते हो, इधर का डिनोमिनेटर आप यहाँ से माइनस कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, सेम ही रिजल्ट आता है। और यहाँ पर न्यूटन्स लॉ में आपको हमेशा वो करने से बेनिफिट मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं 5 में इसी का डिनोमिनेटर माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 2/3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर इसमें से इसी का डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो टी एस से टी एस कैंसिल हो जाएगा, 65 में से 57 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 8 अपॉन 57 माइनस टी एस। ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सब जगह काम आएगा। अगेन आप देखते हो यहाँ पर 2 इस तरीके से कट जाता है 4 टाइम्स, हमारे पास वैल्यू क्या आती है 57 माइनस टी एस इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर टी एस की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाता है 57 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग का हर एक सवाल इस तरीके से सॉल्व होने वाला है। आपको यही इक्वेशन लगानी है, 2 बार लगानी होगी, 2 केस दिए होंगे। कई बार ये टाइम अलग अलग होता है, 5 मिनट के बाद यहाँ पे हो सकता है 3 मिनट दे दे, कई बार हो सकता है इनमें से कोई एक टेम्परेचर मिसिंग हो, या कई बार हो सकता है आपका टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ही मिसिंग हो। इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के होते हैं। ये वीडियो जो आपने अभी अभी देखा वो एक छोटा सा पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, 40 दिन में 2-2 घंटे की क्लासेस में पूरी की पूरी फिजिक्स इसी तरीके से ग्राफिकली कंप्लीट करी है। ग्राफिक्स अच्छे होते हैं तो कॉन्सेप्ट जल्दी दिमाग में घुसते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर इस क्रैश कोर्स को देखें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, साथ में PDF भी आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं पढ़ाने के अलावा क्या क्या करता हूँ ये भी आपको पता होना चाहिए, मेरी असलियत क्या है। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में।